अच्छा सर, तो आपकी पहली पोस्टिंग एज अ वर्किंग प्लान हुई है। वर्किंग प्लान क्या होता है? तो सर कहाँ कहाँ आपकी पिराफ रहे एज अ डीएफओ जो कहते हैं, या हमारे व्यूअर्स को ये वाटर शेड की थोड़ी सादा अल्फाज में समझाइए, वाटर शेड क्या होता है? जी, इकबाल स्वाति साहब के साथ आपका तारुफ हुआ था, प्रैक्टिकल फॉरेस्टर जिसने बीएससी एमएससी में गोल्ड मेडल के साथ किया, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया, और उसने आपको अपनी अर्ली एजुकेशन की कहानी सुनाई। आई अब उसकी जो जब एक फुल प्लेइंग मोड में आ गए, एक बैट्समैन जो जब वो कैरियर का बिल्कुल पीक मिड होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे उसने सर्व किया। अच्छा सर, तो आपकी पहली पोस्टिंग एज अ वर्किंग प्लान हुई है। वर्किंग प्लान क्या होता है? वर्किंग प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जी, कि जो आपको ये देता है कि अगले 10 साल आपने यहाँ पर इस एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो यूनिट एरिया है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज आपने करनी है विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द लास्ट मोर देन 100 years जी, हमने टिम्बर मैनेजमेंट को ही परस्यू किया है। ठीक। हालांकि बेसिकली काम वही है। बेसिकली काम हमारा ये है कि अगर आप किसी भी फॉरेस्ट से अगर टिम्बर निकालते हैं, अब जो सस्टेन्ड यील्ड मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा पुराना कन्वेंशनल टाइप का, लेकिन वो तो सर अलमिया इस मुल्क का ये है ना कि इंजीनियर को अगर आप डिजाइन में पोस्ट करते हैं तो वो रोता है कि जी डिजाइन, हालांकि डिजाइन ही बेसिक चीज है ना कि आप एक पुल को, एक सड़क को। इसी तरह मेरे ख्याल में फॉरेस्टर अगर वर्किंग प्लान में आता है तो नॉर्मल जो है वो इसको जरा थोड़ा सा वो समझता है कि यार ये कोई ऐसा काम नहीं है, हालांकि सबसे अहम काम वही है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसको वर्किंग प्लान के बजाय अगर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाए तो वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। और फिर उसको अगर पार्टिसिपेटरी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कह दें या इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटरी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कह दें, वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए। अब उसके लिए ये है कि ये डॉक्यूमेंट में पोस्टिंग इसलिए नहीं होती कि वहां पर शायद लोग को वो सहूलतें मैसर नहीं होती जो दूसरी जगह में मैसर होती हैं, तो लोग अपनी। तो सर कहाँ का आपकी पिराफ रहे एज अ डीएफओ जो कहते हैं, या मैं कागान वर्किंग प्लान के साथ फिर फर्स्ट पोस्टिंग मेरी एज ए डीएफओ हरिपुर हुई, और उसके बाद फिर वापस में 4.5 साल डीएफओ हरिपुर रहा हूँ। अच्छा। और गाजी मरजान खान मेरे एक कंजर्वेटर थे और बड़ी अच्छी गाइडेंस थी उनकी। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा एफडीसी 1 साल के लिए ज्वाइन किया। क्या होता है डिप्यूटेशन पे एज ए फॉरेस्ट मैनेजर। लेकिन फिर सेक्रेटरी साहब ने दोबारा, यार मोहम्मद खान को अल्लाह बख्शे, खुद मुझे पिकअप करके उन्होंने कहा कि नहीं, कोस्तान में हमें बहुत प्रॉब्लम है, तो आप कोस्तान जाएं। ये कौन सा साल था सर? ये 90 में जी, सितंबर 90 में मेरी पोस्टिंग कोस्तान हो गई थी। ठीक है। तो वहां पर तो फिर वो टिम्बर हार्वेस्टिंग जो है एक ही एक्टिविटी थी उनकी। तो फिर मैंने वहां पर सोचा कि क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती हैं, नर्सरियाँ बनाना, छोटे छोटे प्लांटेशन करना किसी ड्राई जोन के अंदर, लोगों को कन्विंस करना इस बात के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करना। लेकिन वहाँ का जो माहौल था वो ऑलमोस्ट ट्राइबल है, और आप एकदम किसी चीज को वहां पर चेंज नहीं ला सकते। आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़े पेशेंस की जरूरत होती है। मतलब ख्वाह ज़ारा कोस्तान है, दीर कोस्तान है या स्वात कोस्तान है, उस इलाके के अंदर। कंजर्वेटर सर कब हुई? वहां से जब मैं वापस आया तो फिर जून 93 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग होती सदरन सर्कल पे। सदरन पे, पेशावर कोहाट बनवटिया खान, सदरन सर्कल। ठीक। और उसके कैसा समझते हैं सदरन सर्कल में अमूमन फॉरेस्ट का आपको पता है कि जो आपकी हजारा रेंज है और फिर उसके बाद मालाकंड है, सदरन का अब तो कोई पोटेंशियल नहीं कर रहा है, लेकिन नॉर्मली फॉरेस्टर जरा उस तरफ जाने में कम इंटरेस्टेड होते थे। मैं समझता हूं कि जितना पोटेंशियल फॉरेस्ट्री का, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री सेक्टर की डेवलपमेंट का सदरन सर्कल में है, इतना दूसरे इलाके में शायद इस वक्त ना हो। अच्छा। क्योंकि वहां पर आपको लैंड ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया अगर आप इंक्रीज करेंगे तो वो आप स्टेट फॉरेस्ट जो होगे, अब लोगों के जो प्राइवेट वेस्ट लैंड उसी के ऊपर आप नए फॉरेस्ट उगाएंगे, और तब जाके आप किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। जिस तरह के फॉरेस्ट पॉलिसीज 1980 की ले लें, दूसरे वो कहते थे इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया अप टू 10%। मेरा ख्याल है 10% तो कभी इंक्रीज नहीं हो सकता था, लेकिन
एज ए चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जी। और ज़्यादा फोकस हमारा सदर्न सर्कल पे था। अच्छा। तो सदर्न सर्कल के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, जी। वो अलग-अलग इकोलॉजिकल जोन है। तो और उसके बाद सदर सर्कल के बाद फिर दोबारा की पोटेंशियल बाइस फिर मैं वर्किंग प्लान में था अच्छा। फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। और वर्किंग प्लान में बहुत थोड़ा अरसा रहा, क्योंकि फिर जो सिरन का खान फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया और जर्मन आए तो उन्होंने दोबारा फिर मुझे पिक कर लिया यहाँ पर। अच्छा। और फिर मैं सिरन का खान फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट एबटाबाद चला गया और ज़्यादा अरसा वहाँ पर मैंने 3 साल सिरन का खान फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे गुजारे। उसके बाद आप कंजर्वेटर वाटर शेड भी रहे और कंजर्वेटर वाटरशेड भी रहा थोड़ा मैं। सा आजकल चूंकि बात तो वही पुरानी है, लेकिन आजकल क्लाइमेट चेंज और इसका बड़ा शोर शराबा है, और क्लाइमेट अडेप्टेशन, फ्लड प्रोटेक्शन, आपको पता है कि उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वाटर शेड ही का है, फॉरेस्ट का है। तो ज़रा हमारे व्यूवर्स को ये वाटर शेड की थोड़ी सादा अल्फाज में समझाइए, वाटर शेड क्या होता है। एक्चुअली वाटरशेड तो एक बेसिक वो लफ्ज़ है ना कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ का पानी बारिश का ड्रेन करके कोई नाले की सूरत अख्तियार कर ले, ठीक है इसको वाटरशेड कहते हैं। जी। अब इसको आप कहें कि एक इंडस बेसन है, जी। इंडस बेसन के अंदर फिर कैचमेंट है, कैचमेंट के अंदर सब कैचमेंट है, फिर माइक्रो कैचमेंट है। अच्छा। तो अब इसको इन कैचमेंट के एरियाज को अंदर जो हैबिटेशन है, एक हैबिटेशन है, एक नेचुरल फॉरेस्ट है, उसके दरमियान का जो एरिया अवेलेबल था उसके अंदर वाटरशेड के प्रोजेक्ट ने बहुत बड़ा काम किया है कि हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ एकड़ जो हैं जी। उसमें प्लांटेशन की सुना है किसने तरबेला की लाइफ पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट वो किया है। ये हम फॉरेस्टर्स तो क्लेम करते हैं, अच्छा। लेकिन जो वाटर के स्पेशलाइज्ड लोग हैं सिल्टेशन के, वो उनको या हम कन्विंस नहीं कर सके या हमारी बात वो अच्छा वो नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि माइक्रो कैचमेंट के अंदर सिल्टेशन को रोकने में बड़ा रोल अदा किया। हमने ये एक छोटा सा रिसर्च का प्रोजेक्ट भी बटाग्राम के एरिया में लगाया था और उसकी एनालिसिस PFI के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके हमने उसके रिजल्ट्स भी पेश किए थे। लेकिन ज़्यादा तरबेला का जो है वो जियोलॉजिकल रीजन है, इंडस बेसन से जो आता है। लेकिन एक्टिव कैचमेंट एरिया जो है वाटरशेड का, उसमें से काफ़ी हद तक सिल्टेशन हमने डिक्रीज की है। लेकिन बहुत बड़ा रोल जो है वाटरशेड के प्रोजेक्ट का वो ये है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट के ऊपर एक एनर्जी की प्लांटेशन का या एनर्जी की जो डिपेंडेंस थी लोकल कम्युनिटी की, वो हट के अब इस जो हमने जो वाटरशेड की प्लांटेशन की है इस मतलब बफर जोन के अंदर, और जो हमने प्लांटेशन की है एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत लोगों की ज़मीनों के ऊपर, वहाँ से अब फ्यूल वुड लोगों को मिलना शुरू हो गई है और नेचुरल फॉरेस्ट के ऊपर ये बोझ कम हो गया है। अच्छा सर, ये एक जो फिनोमेना है कि जी नेटिव स्पीशीज़ है और बाहर की स्पीशीज़ भी, जिस तरह मैं जब PFI में था फलूनिया वगैरह, वो जो आपने मतलब एक फॉरेस्ट वाले कोशिश करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपकी सारी तवज्जो नेटिव स्पीशीज़ पे होनी चाहिए, क्योंकि बाहर की स्पीशीज़ आपके इन्वायरमेंट, आपके इकोलॉजी, उसके मुतालिक आपकी क्या राय है? कि ये एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल वो बात ठीक कह रहे हैं। अच्छा। किसी भी इकोलॉजिकल जोन के अंदर नेटिव स्पीशीज ही होनी चाहिए। लेकिन एक प्रोजेक्ट जो स्वात में चला था, मलकान सोशल फॉरेस्ट्री का प्रोजेक्ट, जिन्होंने डिग्रेडेड माउंटेन्स को रिहेबिलिटेट किया, तो किसी डिग्रेडेड एरिया को रिहेबिलिटेट करने के 3 बेसिक स्टेजेस होते हैं। एक होता है रिक्लेमेशन, दूसरा रिहेबिलिटेशन, और थर्ड स्टेज है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का। तो पहला स्टेज जो रिक्लेमेशन का होता है, उसके अंदर आप एलियन स्पीशी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फास्ट ग्रोइंग हो या किस किस्म और कोई भी, ताकि आप उस इकोलॉजी के बेसिक को, साइल को कंजर्व करें और माहौल को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो जिस वक्त रिक्लेमेशन से रिहेबिलिटेशन पे आ जाते हैं, तो उस स्टेज पे फिर आप नेटिव स्पीशीज को इनकरेज करें। तो कब तक सर फिर आप कंजर्वेटर रहे? मैं कंजर्वेटर ऑलमोस्ट तमाम सर्कल मैंने निकाले जी जी, और एबटाबाद सर्कल भी रहा, सिरन में भी रहा, वाटरशेड में 2 दफा रहा, टिल 2005 का जलजला जो है वो में कंजर्वेटर वाटरशेड था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे MD FTC लगा दिया गया। अच्छा, पहले आप MD FTC लगे, फिर चीफ लगे? फिर मैं चीफ लगाऊं फाइनली।
क्या है सर, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन और फॉरेस्ट का आपस में थोड़ी सी नहीं, वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा, अब जिस वक्त फॉरेस्ट डेवलपमेंट वो कारपोरेशन कटाई का काम करते हैं, आप बुआई का काम करते हैं, तो थोड़ा आपस में नहीं, हाँ, देखिए जो कटाई का काम है, इट इज ए पार्ट ऑफ द टिम्बर मैनेजमेंट। अच्छा, अब वो इंटेंसिटी देखनी होती है कि इस फॉरेस्टर को ये जो मैं जो कटाई कर रहा हूँ किस लेवल की कर रहा हूँ। बेसिकली मैं रेजिडुअल क्रॉप, जो क्रॉप बच जाता है, उसकी हेल्थ और इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहा हूँ, या बेसिकली मैं टिम्बर हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। ये दो बड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो चाहती है कि ज्यादा टिम्बर मिले, हम चाहते हैं कि नहीं, सेरिकल्चरल मैनेजमेंट हो, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हो, और जो रेजिडुअल क्रॉप है उसकी हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट्स क्रिएट की जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट तो किसी हद तक उनके दरमियान रहता है, लेकिन अब तो एक ऐसा स्टेज आ गया है कि अब तो ये फॉरेस्टरों को सोचना चाहिए कि वेदर वी वांट टू कंटिन्यू विद द कमर्शियल फॉरेस्ट्री और वी शुड गो फॉर एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री। दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। फिर आप सर चीफ बने 2000, मैं चीफ बना था दिसंबर 2006 में। 6 में जी। और कितना सर है? और मैं कोई 1 साल 2 महीने रहा। एज ए चीफ सर क्या समझते हैं, क्या आपने क्या अचीवमेंट, कोई मेजर आप डिपार्टमेंट में आपकी कंट्रीब्यूशन? मैं कहता हूं कि इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना पड़ेगा। अच्छा, कि जितने जो हमारे डोनर असिस्टेड प्रोजेक्ट थे इम्पोर्टेंट, वो 90s 80s और 90s के अंदर बूम था। बिल्कुल। और वो हर आदमी जो प्रोजेक्ट की जब फाइनल इवैल्यूएशन होती थी वो कहते थे कि वी गॉट ओवर ऑब्जेक्टिव्स और बड़े सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं। लेकिन डोनर्स कहते थे कि देन व्हाई डिड वी फेल, कि डिप्लीशन क्यों हो रही है और डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है। तो उन्होंने फिर एक डोनर कॉन्फ्रेंस की और मैं उसका कोऑर्डिनेटर था। ये 2000 की बात है। तो उसमें उन्होंने फिर सोचा कि हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, कि जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे तो देन वी बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर 6 बेसिक एलिमेंट जो थे जिस पे काम किया, तो फॉरेस्ट पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट डेवलपमेंट फंड। तो इन चारों के लिए फिर हमने जो ये क्रिएट किए सपोर्टिव यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टरेट। तो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में बदला। मैं कहता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारा एज ए कंजर्वेटर, एज ए चीफ कंजर्वेटर जो हमने पार्टिसिपेट किया और उसको किसी एक नुक्ते पे पहुंचाया, कामयाबी हासिल की, ये मैं समझता हूँ बड़ी रिटायरमेंट 2000, मेरी रिटायरमेंट मार्च 2008 में हुई। 2008 में। जी जी। चलिए सर, थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को ब्रेक देते हैं आपके करियर के मुतालिक। अब आगे आपसे अगले सेशन में जो है ना, ज़रा व्यूवर्स के लिए कोई मैसेजेस, कोई आपकी लेसन लर्न, उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।